बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए अपने विचार किए साझा। कहा, मणिपुर के पारंपरिक उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट, बांस और लकड़ी से बनी चीजें बन रही हैं जीवन में बदलाव का कारण। वीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कहा, कांग्रेस का विरोध पूरी तरह राजनीतिक, मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का पर्याय। साल 2025 रहा कृषि और किसान के उत्थान का साल। नीतिगत सुधार और किसानों को सीधा लाभ देने वाला साल। नई योजनाओं और एमएसपी में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बुनियादी ढांचे में निवेश से किसान हुए और भी सशक्त। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर ने किसानों से किया संवाद। कहा, दंतेवाड़ा में है उद्यानिकी और कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं, जो किसानों के लिए बन सकती हैं नियमित और स्थायी आय का प्रमुख साधन। अरावली हिल्स की परिभाषा बदलने से पैदा हुई चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया चौथा संज्ञान। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच कल करेगी सुनवाई। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने मन की बात में मणिपुर के रहने वाले मोइरांग थेम का जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। साथियों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। इस कहावत को फिर से सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांग थेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांग थेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांग थेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई हेल्थ सेंटर्स को भी सोलर पावर मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है। साथियों, आज सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत
हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। मोइरांग थेमजी के ये प्रयास यूं तो व्यक्तिगत प्रयास है, लेकिन सोलर पावर से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पारंपरिक कलाओं का भी उल्लेख किया, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में मार्गरेट राम थारसी एमजी, उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई। आज मार्गरेट जी की यूनिट, उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केट भी डेवलप किया है। साथियों, मणिपुर से ही एक और उदाहरण सेनापति जिले की रहने वाली चोखोने क्रिचेना जी का है। उनका पूरा परिवार परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है। क्रिचेना ने इस पारंपरिक अनुभव को एक और विस्तार दिया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना पैशन बनाया। आज वो इस काम से अलग अलग मार्केट्स को जोड़ रही है और अपने इलाके की लोकल कम्युनिटीज को भी एम्पावर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की भी चर्चा की, जो पूरे देश में बढ़ रही है और 250 से ज्यादा गांवों में करीब करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी पारंपरिक कलाएं समाज को सशक्त करने के साथ ही लोगों की आर्थिक प्रगति का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ रही है। ये लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी शक्ति ने इसका संरक्षण किया है। आज इस परंपरा को एक नए रंग रूप के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और नए बाजार से जोड़ रहे हैं। नारसापुरम लेस को जीआई टैग भी मिला है। आज इससे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 250 से ज्यादा गांवों में करीब करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिल रहा है। बात जब 2025 की होती है तो ये साल कृषि और किसान के उत्थान का साल रहा है। 2025 का साल कृषि क्षेत्र के लिए प्रगति, नीतिगत सुधार और किसानों को सीधा लाभ देने वाला साबित हुआ। नई योजनाओं, एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तकनीकी सुधार और बुनियादी ढांचे के निवेश से भारत के किसान आज और भी सशक्त बन गए हैं। देखिए कैसा रहा कृषि और किसान कल्याण के लिए साल 2025। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। ये थे महात्मा गांधी के वो शब्द जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही नए भारत में किसान और गांवों के लिए योजनाएं बन रही हैं। साल 2025 देश के अन्नदाता के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा।
विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि और किसान के पसीने का बड़ा योगदान होगा। मोदी सरकार की नई योजनाओं में एमएसपी सुधार और निवेश से भारत के किसानों को वास्तविक लाभ मिला और कृषि क्षेत्र ने आर्थिक उत्पादन और बाजार दोनों मोर्चों पर प्रगति हासिल की। कृषि के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण बजट में 1.37 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत का कुल खाद्य अनाज उत्पादन लगभग 357.73 मिलियन टन हुआ। मोदी सरकार ने 22 फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। रागी, कॉटन, सेसम एवं बाजरा में भी भारी वृद्धि हुई। एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 50% से ऊपर लक्ष्य पर सेट किया गया है। रबी फसलों में गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। बाजरा, मसूर एवं दलहन फसलों को प्राथमिकता के साथ एमएसपी बढ़ोतरी से विविध कृषि को बल मिला है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, ऋण और स्थायी कृषि उपायों के विस्तार के लिए किया है। कृषि की सभी योजनाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे देश दलहन में आत्मनिर्भर बन सके। दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, उसका क्षेत्र विस्तार करने के लिए कुल 11,440 करोड़ का विशेष निवेश किया गया। सरकार ने पीएम आशा को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे एमएसपी आधारित खरीदी, मूल्य स्थिरीकरण और किसानों को समर्थन मूल्य रिटर्न सुनिश्चित होता है। योजना की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता लगभग 35,000 करोड़ तक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 66,310 करोड़ लोन स्वीकृत हुए हैं। 1,13,419 परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। 30,000 से ज्यादा मशीन हायरिंग सेंटर, 22,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट आदि तैयार भी किए गए। साल 2025 में कृषि सशक्तिकरण और तकनीकी विकास पर भी काफी जोर दिया गया। ई नाम के जरिए अब 1,400 से ज्यादा मंडियां डिजिटल रूप से जुड़ी, जिससे किसान मंडी भाव रियल टाइम देख सकते हैं और बेहतर बिक्री कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में करीब 3,200 करोड़ से अधिक बीमा भुगतान डिजिटल रूप से 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजे गए। साल के अंत में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सहित वहां की आजीविका को मजबूत करने के लिए विकसित भारत जी राम जी जैसे नए कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। साल 2025 कृषि क्षेत्र के लिए प्रगति, नीतिगत सुधार और किसानों को सीधा लाभ देने वाला साबित हुआ। नई योजनाओं, एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तकनीकी सुधार और बुनियादी ढांचे के निवेश से भारत के किसान आज और भी सशक्त बन गए हैं। आने वाला नया साल 2026 कृषि के लिए और अधिक अवसर तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम लेकर आएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शोर पूरी तरह राजनीतिक है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी फायदे के लिए शामिल किया था। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। यह गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा, और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का
नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर राजस्थान में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलने से काफी फायदा होगा। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया, ये पूरे क्षेत्र में खुशी का विषय है, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसके अंदर बजट बढ़ाकर जो ग्रामीण सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति AG मसी की अवकाशकालीन पीठ कल इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अरावली क्षेत्र की अस्पष्ट परिभाषा पहले भी अवैध खनन का कारण बनी है। कोर्ट ने पहले एक समिति बनाकर खनन को नियंत्रित करने के निर्देश दिए थे। श्रीलंकाई नौसेना ने आज सुबह इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL पार करने के आरोप में तमिलनाडु के 3 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। ये मछुआरे रामनाथपुरम जिले के मंडपम में रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक मछुआरे रोजाना की तरह मछली पकड़ने निकले थे, तभी श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने उनकी नाव मशीनी नाव को रोक लिया और आरोप लगाया कि वे श्रीलंकाई समुद्री सीमा में घुस गई थी। इसके बाद मछुआरों को हिरासत में ले लिया गया और उनकी जब्त नाव के साथ आगे की पूछताछ के लिए उत्तरी श्रीलंका के नौसैनिक कैंप में ले जाया गया। और अब बात मौसमी खेती की। आइए जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में सिंचित परिस्थितियों में पछेती गेहूं की बुवाई पूरी करें और 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई करें। यहां आलू की फसल में झुलसा और माहू की समस्या दिखाई दे सकती है। ऐसे में किसान समय पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की स्वस्थ पौध की रोपाई उठी हुई क्यारियों में करें और आलू की फसल में 12 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई देते रहें। मध्य उत्तर प्रदेश में समय पर बोई गई गेहूं में पहली सिंचाई बेहद जरूरी है। यहां सरसों और मटर की फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करें। आलू की फसल में झुलसा रोग से बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव करें। यहीं पपीते के पौधों की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड इलाके में गेहूं की फसल में 21 से 22 दिन बाद पहली सिंचाई करें और इसके 4 से 5 दिन बाद उर्वरक का प्रयोग करें। यहां आलू और टमाटर की फसल में बैक्टीरियल झुलसा का खतरा रहता है, इसलिए समय रहते दवा का छिड़काव करें। जहां आलू की फसल 15 से 22 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहुंच गई हो, वहां मिट्टी चढ़ाना जरूरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में पछेती गेहूं की बुवाई के लिए अनुशंसित किस्मों का चयन करें और सामान्य से ज्यादा बीज दर रखें। अगर पहली सिंचाई के आसपास गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण दिखें तो पत्तियों पर जिंक का छिड़काव करें।
केले की फसल को ठंड से बचाने के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और पौधों को सहारा दें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में मटर की उन्नत किस्मों की बुवाई करें और पिछले महीने बोई गई फसल में निराई गुड़ाई और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में मक्का की फसल में समय पर सिंचाई, निराई और तना छेदक कीट का नियंत्रण करें। दक्षिण बिहार में रबी मक्का में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के साथ मिट्टी चढ़ाएं। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में गेहूं की फसल में सियाराई अवस्था पर सिंचाई करें। चना की फसल में 25 से 30 दिन बाद पहली समसामयिक कार्य करें। सरसों की फसल में छटाई करके माहू के प्रकोप से बचाव करें और आलू की फसल को झुलसा रोग से सुरक्षित रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में साल 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 2026 में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की कही बात। खेल, विज्ञान, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का किया जिक्र। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी पीएम मोदी की अध्यक्षता। कल शासन और सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर जेपी नड्डा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर के विमसर में एमआरआई केंद्र और एसएनबीयू भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।